हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया, चैप्टर 15 सम नेचुरल फिनोमिनास। उसके बारे में डिस्कस किया था। जो चार्ज होते हैं उसके बीच इंटरेक्शन कैसे होता है, कौन से टाइप्स के चार्जेस होते हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा था। और हम नेक्स्ट पोर्शन आज कंटिन्यू करेंगे। बट आई होप सो आप सबकी मंडे से स्कूल अगर स्टार्ट होगी तो नेक्स्ट पोर्शन वहीं पे कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम कंटिन्यू करते हैं 15 चैप्टर ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज, पेज नंबर 187। ओपन योर टेक्स्ट बुक। यहाँ पे फर्स्ट एक एक्टिविटी दी हुई है जिसमें आपको क्लिप्स लेनी है और उसे आपको एक बोतल की तरह ऐसे पकड़ के रखना है। और जैसे ही आप यहाँ पे रिफ़िल को रब करने के बाद, यानी कि दो आपको ऐसी क्लिप रखनी है जॉइंट हो जाए, और थोड़ी देर आपको ये रिफ़िल है ऊपर, और रिफ़िल को रब करने के बाद वायर से टच करनी है। तो उसके अंदर जो चार्ज होते हैं, जो ये रिफ़िल होती है वो चार्ज हो जाती है, और वो चार्जेस होते हैं वो यहाँ से इसे टच करने के बाद इसमें ट्रांसफ़र होते हैं। और वो ट्रांसफ़र चार्ज होने से ये जो क्लिप होती है वो एक दूसरे से रिपल्शन करती है। तो ये एक ऐसा एग्जांपल है जिसके थ्रू हम बता सकते हैं कि जो चार्जेस होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं। The aluminum foil strip receive the same charge from the charge refill through the paper clip। और जो एल्यूमिनियम फॉइल होती है वो भी सेम ऐसे ही करती है। रिमेंबर दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि एल्यूमिनियम जो फॉइल होती है वो भी एल्यूमिनियम मेटल से बनी होती है, और एल्यूमिनियम मेटल होती है वो इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर होती है। द स्ट्रिप्स कैरिंग सिमिलर चार्जेस रिपल ईच अदर एंड दे बिकम वाइड ओपन। और वो स्ट्रिप होती है वो एक दूसरे से रिपल्सन करती है, चार्ज एक दूसरे से ट्रांसफ़र होने के बाद वो वाइड ओपन हो जाती है। सच अ डिवाइस कैन बी यूज टू टेस्ट वेदर एन ऑब्जेक्ट इज कैरिंग चार्ज और नॉट। जो ऐसा डिवाइस जो टेस्ट करने के लिए यूज़ होता है कि जो बॉडी है वो चार्ज है या नहीं है, उस डिवाइस को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्कोप। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्कोप किसके लिए यूज़ होता है? कि वो डिवाइस ऐसा है जो यूज़ होता है कि वेदर जो ऑब्जेक्ट होता है उससे टेस्ट करने के लिए कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो चार्ज बॉडी है या अनचार्ज बॉडी है। दस वी फाइंड दैट इलेक्ट्रिकल चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ चार्ज ऑब्जेक्ट टू अनदर थ्रू अ मेटल कंडक्टर। और इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं चार्ज ऑब्जेक्ट से दूसरी चार्ज बॉडी तक के एक मेटल कंडक्टर के थ्रू वो ट्रांसफ़र होते हैं। Touch the end of the paper clip gently with hand and you will find a change in the foil strip। आप जैसे उसे टच करोगे तो आप उसके बीच क्या कुछ फाइंड कर सकोगे स्ट्रिप के में। दे कम बैक टू देयर ओरिजिनल स्टेट। जैसे ही वो चार्ज बॉडी होती है उसे हम टच करते हैं हैंड के थ्रू, तो वो नॉर्मल ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है। तो फिर से वो जो स्ट्रिप होती है वो फिर से टचिंग हो जाती है। रिपीट चार्जिंग ऑफ foil strips and touching the paper clip. Every time you will find that the foil strips collapse as soon as you touch the पेपर क्लिप विथ हैंड। जैसे ही आप उसे पेपर क्लिप के थ्रू हैंड से टच करोगे तो वो फिर से ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा। द रीज़न इज़ दैट द foil strip लॉस चार्ज टू द अर्थ थ्रू योर बॉडी। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जैसे ही हम उसे हमारे हैंड के थ्रू टच करते हैं तो जो चार्ज बॉडी होती है वो चार्जेस ट्रांसफ़र होने हमारी बॉडी के थ्रू ट्रांसफ़र होने के बाद अर्थ में चले जाते हैं। ऐसे ही जो वी से दैट द foil strips आर डिस्चार्ज, इसलिए जो foil होती है स्ट्रिप्स होती है वो डिस्चार्ज हो जाती है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज फ्रॉम अ चार्ज ऑब्जेक्ट टू द अर्थ इज़ कॉल्ड अर्थिंग। और जो चार्ज बॉडी में से अनचार्ज बॉडी को टच करने के थ्रू अर्थ में चले जाते हैं चार्जेस, उसे क्या कहते हैं? ट्रांसफ़र होते हैं। उसे क्या कहते हैं? अर्थिंग। अर्थिंग के बारे में तो आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी में ज़्यादा इंटरेस्ट होगा वो तो उसके लिए तो ये नॉर्मल बात होगी। अर्थिंग इज़ प्रोवाइडेड इन बिल्डिंग्स टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इलेक्ट्रिकल शॉक्स ड्यू टू एनी लीकेज ऑफ इलेक्ट्रिकल
इलेक्ट्रिकल करंट। इसलिए ही अर्थिंग हमें लगाते हैं बिल्डिंग्स के थ्रू, हमारे घर में भी लगाते हैं, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक शॉक्स ना लगे और हम उससे कहीं पे भी इलेक्ट्रिक करंट लीकेज हो रहा हो तो हमें उसके थ्रू कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हम अर्थिंग करते हैं। द स्टोरी ऑफ लाइटनिंग, लाइटनिंग कैसे होता है, बिजली कैसे होती है। इट इज़ नाउ पॉसिबल टू एक्सप्लेन लाइटनिंग इन टर्म ऑफ द चार्जेस प्रोड्यूस बाय रबिंग। इसलिए इसके थ्रू आप इजीली अब जान सकोगे कि कोई भी ऐसी चार्ज बॉडी रबिंग होने के बाद चार्ज प्रोड्यूस करती है और लाइटनिंग होती है, पॉसिबल होती है। तो इसके लिए हम ये एक्सप्लेन करना बहुत ही इजी होगा। और 7th स्टैंडर्ड में आपने देखा था कि डेवलपमेंट ऑफ अ थंडरस्टॉर्म कैसे डेवलप होता है। द एयर करंट्स मूव अपवर्ड वाइल द वाटर ड्रॉपलेट्स मूव डाउनवर्ड। जैसे ही जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो नीचे आते हैं और जो करंट होता है वो मूव होने के बाद ऊपर जाता है। ऐसे ही इन दोनों के बीच रबिंग होने के बाद थंडरस्टॉर्म प्रोड्यूस होता है। These vigorously movements cause separations of charges by a process not yet completely understood. The positive charges collect near the upper edges of the clouds and the negative charges accumulate near the lower edges. ऐसे ही जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं वो ऊपर एजिस में होते हैं और लोअर में नेगेटिव चार्जेस होते हैं। तो जैसे ही वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं उसके अपोजिट जो भी चार्जेस उसके ग्राउंड के थ्रू देयर इज अक्यूमुलेशन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस नियर द ग्राउंड ऑल्सो। और ग्राउंड में पॉजिटिव चार्जेस होते हैं जो यहाँ पे दिए हुए हैं। तो जैसे ही नेगेटिव चार्जेस इसे टच करते हैं या तो कोई भी इसके संपर्क में आते हैं तो इन दोनों के बीच रबिंग होता है और उसके थ्रू रबिंग होने के बाद लाइटनिंग प्रोड्यूस होती है। When the magnitude of the accumulated charges become very large, उसके जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड स्पीड होती है वो बहुत ही लार्ज होती है। द एयर इज विच इज़ नॉर्मली अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसलिए जो एयर होती है वो पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। इज़ नो लॉन्गर एबल टू रेजिस्ट देयर फ्लो, क्यों इसलिए वो ज़्यादा तक नहीं रह पाती है। इसलिए जो चार्जेस होते हैं जो लाइटनिंग होती है वो बढ़ जाती है। नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस मीट, और नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज मीट हो जाते हैं और उसके थ्रू प्रोड्यूसिंग स्ट्रिक्स ऑफ ब्राइट लाइट एंड साउंड। और उसके थ्रू ही जैसे ही नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज टच होते हैं, मीट होते हैं और उसके थ्रू बहुत बड़ी लाइटनिंग एंड साउंड प्रोड्यूस होता है। वी सी स्ट्रिक्स अ लाइटनिंग, द प्रोसेस ऑफ इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। और इसके ये हमने देखा है कि लाइटनिंग कैसे होती है, स्ट्रिक्स कहते हैं, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। इलेक्ट्रिक होते हैं जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव मीट होते हैं तो जो इलेक्ट्रिक बॉडीज़ होती हैं वो डिस्चार्ज हो जाती है, यानी कि नॉर्मल हो जाती है, दोनों मिक्स हो जाते हैं। तो उसके थ्रू रबिंग होने के बाद लाइटनिंग होती है। तो अब आप इजीली इसे जान सकोगे कि इससे बिजली कड़कती है। The process of electric discharge can occur between 2 or more clouds। और ये जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की प्रोसेस होती है वो 2 या 2 से ज़्यादा क्लाउड में होती है, और बिटवीन क्लाउड्स एंड द अर्थ, और क्लाउड और अर्थ के बीच में भी होती है। टुडे वी नीड नॉट गेट frightened by lightning like our ancestors did. Now we understand the basic phenomena। इसलिए हम इसके बारे में Scientists are trying hard to improve this in understanding. However, lightning strike could destroy life and property। तो इसके बारे में साइंटिस्ट ने ज़्यादा इम्प्रूव में हार्डली अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए कोशिश की कि कैसे लाइटनिंग और स्ट्राइक्स होते हैं वो हमारी वो लाइफ और प्रॉपर्टीज़ को डिस्ट्रॉय करते हैं। इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी टू टेक मेजर्स टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स। उसके लिए हमें हम ऐसे सेफ्टी रखनी चाहिए जिसके थ्रू हमारी प्रॉपर्टी और हम सेफ रह सके। ड्यूरिंग लाइटनिंग एंड थंडरस्टॉर्म नो ओपन प्लेस इन सेफ। जब लाइटनिंग हो रही हो तब ओपन प्लेस होता है वो हार्मफुल होता है हमारे लिए, वो सेफ नहीं होता है। हियरिंग थंडर्स इन एन अलर्ट टू रश टू अ सेफर प्लेस। जैसे ही थंडर यानी जैसे ही आवाज़ सुनाई दे हमें तो हमें सेफर प्लेस पे चले जाना चाहिए। आफ्टर हियरिंग द लास्ट थंडर, और जैसे ही लास्ट थंडर हमें सुनाई दे, वेट फॉर सम टाइम बिफोर कमिंग आउट ऑफ द, और उसके बाद ही हम वेट करने के बाद ही हमें सेफ प्लेस से बाहर निकलना चाहिए। फाइंडिंग कैसे हम फाइंड कर सकते हैं सेफ प्लेस कैसे होता है।
हाउस और अ बिल्डिंग्स इज़ अ सेफ प्लेस। हाउस एंड बिल्डिंग सेफ प्लेस होती है। इफ़ यू आर ट्रैवलिंग बाय कार और बस बाय बस यू आर सेफ इनसाइड विथ विंडोज़ एंड डोर्स ऑफ द व्हीकल शट। और अगर आप कार या बस में ट्रैवल कर रहे हो तो वो आप कैसे उसके अंदर सेफ रह सकोगे? तो सारे विंडोज़ एंड डोर क्लोज करने के बाद जब आप अंदर बैठ जाओगे, शट कर लोगे व्हीकल को, तो हम उसके अंदर आप सेफ रहोगे। डूज एंड डोंट्स ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म। थंडरस्टॉर्म के टाइम क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ। ओपन व्हीकल्स लाइक मोटर बाइक्स, ट्रैक्टर, कंस्ट्रक्टर मशीनरीज, ओपन कार्स आर नॉट सेफ। ऐसे जो ओपन व्हीकल्स होते हैं वो सेफ़ नहीं होते। और फील्ड, ट्रीज, शेल्टर्स, पार्क्स, ये भी एलिवेटेड प्लेस डू नॉट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम लाइटनिंग स्ट्रोक। ये भी हमारे लिए सेफ नहीं होते हैं आउटसाइड में। कैरिंग एन अम्ब्रेला इज़ नॉट एन ऑल गुड आइडिया ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म। इफ इन अ फॉरेस्ट टेक शेल्टर्स अंडर शॉर्टर ट्री। हमें बड़े ट्री के नीचे शेल्टर नहीं करना चाहिए, बट शॉर्टर ट्री के नीचे शेल्टर करना चाहिए। इफ़ नो शेल्टर इज़ अवेलेबल एंड यू आर इन एन ओपन फील्ड। अगर आपके लिए कोई भी शेल्टर प्रोवाइड ना हो तो आपको ओपन फील्ड में जाके खड़े रह जाना चाहिए। और स्टे फॉर अवे फ्रॉम ऑल ट्रीज, स्टे अवे फ्रॉम पोल्स और अदर मेटल ऑब्जेक्ट। और ऐसी जगह ढूंढनी चाहिए जहाँ पे कोई आसपास कुछ पोल जैसा, ट्रीज जैसा ना हो। डू नॉट लाई ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड में नहीं। इनसाइड स्क्वाट लो ऑन द ग्राउंड, प्लेस योर हैंड्स ऑन योर नीज। और ऐसे करके बैठ जाना चाहिए जिसके थ्रू आप कोई भी स्ट्रक्स हो उससे बच सकते हो इजीली। आपको लाइटनिंग से कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होगी। और उसके बाद आता है इनसाइड द हाउस। हाउस के अंदर हम कैसे सेफ रह सकते हैं और इनसाइड क्या करना चाहिए हाउस में। लाइटनिंग कैन स्ट्राइक टेलीफोन कोड्स, इलेक्ट्रिक वायर्स एंड मेटल पाइप्स। और ये सबको आपको टच नहीं करना चाहिए और सब इलेक्ट्रिक का स्विचेस बंद करने चाहिए या तो मेन स्विच बंद कर देना चाहिए। ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म कॉन्टेक्ट विथ दिस शुड बी अवॉइडेड। इट इज़ सेफर टू यूज मोबाइल फोन्स एंड cordless phones. However, it is not wise to call up a person who is receiving your phone through a wire phones. Bathing should be avoided during thunderstorm to avoid contact with running water. Electric appliances like computers, TVs, etc. should be unplugged. Electrical lights can remain on. They do not cause any harm. ये सारी सेफ्टी रखने से हमें इनसाइड हाउस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। और लाइटनिंग होती है वो गुड कंडक्टर होती है। लाइटनिंग कंडक्टर इज़ अ डिवाइस यूज टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग। मेटालिक रोड, जो ऐसे यहाँ पे दिखाया गया है वैसा मेटालिक रोड हम लगाते हैं। ये सब आप सब जानते हैं। इसे क्या कहते हैं? लाइटनिंग कंडक्टर, जिसके थ्रू लाइटनिंग होने से इससे टच होती है और इसके थ्रू वो अर्थिंग हो जाती है। इसलिए हम जैसे अर्थिंग करते हैं ऐसे ही जो लाइटनिंग होती है वो हमें हाउसेस में प्रॉब्लम नहीं करती। वो इसे टच, अगर लाइटनिंग हमारे घर पे गिरती है तो वो इसके थ्रू टच होने से डायरेक्टली अर्थ में चली जाती है और डिस्चार्ज हो जाती है। इसके थ्रू ये एक मेटालिक रोड है, टॉलर दैन द बिल्डिंग, installed in the walls of the building during in construction. One end of the road is kept out in the air and the other is buried deep in the ground. The road provided easy route from the transfer of electric charges to the ground. The metal columns used during constructions, electric wires and water pipes in the buildings also protect us to the extent, but do not touch them during a thunderstorm. थंडरस्टॉर्म के टाइम हमें इसे टच नहीं करना चाहिए। उससे पहले हम उसे टच करते हैं तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है, बट थंडरस्टॉर्म के टाइम अगर हम इसे टच करते हैं तो हमें हार्म होता है। तो उसके बाद आता है अर्थिंग, अर्थक्वेक के बारे में आपको एसएस में कितनी बार आ गया है। तो अगर आप उसे रीड करने के बाद अगर पढ़ लेती हो तो ओके, अगर नहीं समझ आ रहा है तो आप मुझे बता सकते हो, तो मैं नेक्स्ट पोर्शन में आपको ये समझा दूँगी। ओके, तो आज हम यहीं पे होल्ड करते हैं हमारा पोर्शन और नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।